नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टॉक की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज 21 के टॉपर्स के साथ आपकी मुलाकात करा रहे हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रांकुर पटेल। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 20 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिक्योर किया है। प्रांकुर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको और आपके थैंक पूरे यू सर। परिवार को। आपके साथ बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा है, बहुत उतार चढ़ाव आपके देखे हुए हैं। तो अब इस स्टेज पर आपको देख करके बड़ी खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है ये आज ये हैप्पी फेस देख करके, क्योंकि इससे पहले जब भी फेस मिलता था तो बड़ा क्वेश्चन मार्क होता था फेस पर, सर ये कैसे करें वो कैसे करें। ठीक है। तो प्रांकुर से इनके बारे में जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही है, लेकिन उससे पहले कुछ इनके बारे में बताना चाहूंगा। प्रांकुर ने गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक किया, 2018 के पास आउट हैं। इन्होंने मेडिजी के वेरियस कोर्सेज में खुद को एनरोल किया है। वेरियस कोर्सेज से मेरा मतलब है, अभी हम लोग तो पहले बात कर रहे थे तो प्रांकुर ने कहा कि सर जितने कोर्स हैं लगभग सारे हमने कर लिए थे, पढ़ने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। सो इन्होंने रेगुलर कोर्स ज्वाइन किया, वीकेंड कोर्स ज्वाइन किया, देन मेंस के कोर्स ज्वाइन किए, दो इंटरव्यू बार। गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया। ये बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करते हैं और अभी मेडिजी की कंटेंट टीम का भी पार्ट है। तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मेडिजी की कंटेंट टीम के थ्रू जो अपकमिंग जनरेशन ऑफ स्टूडेंट है उसको अपने नॉलेज का लाभ दे रहे हैं और अपने उस नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। तो प्रांकुर, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। हम लोग यहीं थैंक से यू सर। शुरुआत करना चाहते हैं कि कैसे इरादा बना कि आईएएस ही करना है, कुछ और क्यों नहीं करना है? सर बीटेक में थे तब इतना पता था कि इलेक्ट्रिकल से है तो प्लेसमेंट में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलेगी। हम्म। फिर आप एक बार आए थे ग्रेटर नोएडा, आपका सेमिनार था, तो वहाँ फिर आपसे एक मतलब बात हुई थी, तो इतना डिसाइड हो गया था कि अब इंजीनियरिंग सर्विसेज ही करना है। अच्छा, और अ, मतलब मुझे सेमिनार वाला इंसिडेंट कभी बताया नहीं आपने, वो याद नहीं, उसके वो बाद सर की कुछ तो जीएनआईटी में समझ। आप आए थे सेमिनार के अच्छा। लिए, तो वहीं से सर बात हुई थी। उसके बाद डिसाइड ये हो गया था कि गवर्नमेंट सर्विस में करना है। और ये था कि गेट में मेरा कभी इंटरेस्ट रहा नहीं, क्योंकि हाँ। इतना था कि उतनी मेहनत करनी है तो फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज ही करना है। और तो सर उसके बाद से ही पहले तो मैंने थर्ड ईयर में वीकेंड बैच लिया था, लेकिन कॉलेज के साथ मैनेज मैं कर नहीं पाया उतना, तो बीच में ही पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी थी। सिर्फ भूपेंद्र सर का अच्छे से पढ़ा था पूरी अच्छा। मेहनत के साथ। उसके बाद मैंने कोई सब्जेक्ट ही नहीं किए, छोड़ दिया। फिर उसके बाद सर जब पास आउट हो गए तो प्रॉपर कोचिंग करी और मतलब रेगुलर बैच में एनरोल किया। और उस साल भी मतलब मेरा रवैया ऐसा था, मतलब मैं ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि मैं एक ही बार में पूरा सब कुछ कर डालूं। थोड़ा थोड़ा तो मतलब मैंने सिर्फ कोचिंग करी और प्रैक्टिस वैक्टिस कुछ नहीं करी, बस घर जाके आराम करता था। उसके बाद सर, हालांकि ये किसी को भी नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि नहीं मुझे करना। इतने अटेम्प्ट लगे हैं तो उसका रीजन यही है कि मैंने शुरुआत में बिल्कुल मेहनत नहीं करी। बिल्कुल और बिल्कुल। सर सिलेक्शन ना होने का कारण सिर्फ मेहनत ना करना ही होता है, और लक यही वक का चीज। फैक्टर बहुत कम होता है। अरे वाह, बहुत बड़ी बात कही। मैं यही पूरे देश में घूम घूम करके चिल्ला रहा हूँ कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। लक वगैरह सर तो को बहुत इतने दिन लिमिटेड में है। यही मैंने सीखा है 3 अटेम्प्ट में, कि मतलब हार्डवर्क जब तक नहीं करेंगे, लक का थोड़ा बहुत 2 4 10 मार्क्स तक हो सकता है, लेकिन हम्म इतना नहीं हो सकता कि 40 50 मार्क्स आप लक की वजह से वो हो जाए। हम्म तो हम्म। उस बार मेरा प्रीलिम्स निकल गया था पहली बार में ही। जैसा कि आप जानते हैं, आपसे पढ़ने से पहले एनालॉग मेरा एकदम जीरो था, तो कुछ आता ही नहीं था उसमें, कुछ डायोड के अलावा कुछ नहीं मालूम था। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी समझ नहीं आती थी। फिर आपसे जब मेंस बैच में एनालॉग पढ़ा मैंने, तो फिर लगा कि किया जा सकता है। और उस साल मेंस देने पे ये भी पता चल गया था कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के ये एग्जाम नहीं निकलेगा, हाँ, सभी चाहे सब्जेक्ट छोटा को, सब्जेक्ट हो या बड़ा सब्जेक्ट हो। सभी सब्जेक्ट को तो हमें पढ़ना पड़ेगा। यस सर। तो उस साल मैंने सर प्रीलिम्स जब क्लियर किया था, तो ईएमटी, एनालॉग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, ये सारे कम्युनिकेशन। सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं थे। तो हम्म मेंस में समझ में आ गया था कि ऐसे नहीं होने वाला है। तो हम्म। फिर अगली बार प्रॉपर अच्छे से तैयारी करके फिर शुरू किया। और जैसे ही प्रीलिम्स हुआ, वो रेलवे वाला आ गया कि सोच रहे थे कि ऊपर वाली लेयर में होंगे, लेकिन कट ऑफ के पास आ गए। तो सर उस साल लेकिन कोविड ओविड हुआ, काफी कुछ मेहनत किया। और उस साल आपने जो एनालॉग पढ़ाया था, मतलब सर वो अभी तक का सबसे लंबा सेशन होगा आपका, क्योंकि अब हाँ 40 45 घंटे आपने सिखाया था। हाँ, कोविड में एक्चुअली क्या था कि उस समय एग्जाम डिले हो गया।
और लोग थोड़ा बहुत डिमोटिवेटेड भी थे, और मेरे पास भी खूब समय था, रात रात भर रिकॉर्ड करते थे, ऑनलाइन मीडियम से था, तो आई वो थिंक वो नोट स्ट्रेच सर, मुझे वो लॉन्गेस्ट पड़ा नोट्स है। अभी भी मतलब ऑल्दो आपने कहा था कि प्रीलिम्स में इससे नहीं होगा, लेकिन हम्म फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे मेरे कॉलीग्स हैं जो हम्म फ्रेशर हैं, जो जिनको एनालॉग नहीं समझ में आती है, तो वो उन्हीं नोट से पढ़ते हैं अभी भी कि जितना हो जाएगा उतना ही काफी है। हम्म। तो एनालॉग में बहुत मतलब आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप थोड़ा शुरू कर दीजिए एनालॉग पढ़ाना। ठीक खैर है भाई। चलिए, और वो सर डिफरेंट। उसके बाद सर फिर बाकी सब्जेक्ट मेरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट थोड़े कमजोर थे, तो इसी वजह से मुझे टाइम भी लगा मेहनत मेहनत करने में। फिर 2020 वाला जो अटेम्प्ट था मेरा, तो उसमें सर मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा। तो आपने मॉक इंटरव्यू भी लिया था, आपने भी कहा था कि मतलब हो तो जाना चाहिए, लेकिन सर 9 मार्क्स उसमें कम रह गए थे फाइनल में। तो सर उसके बाद इंटरव्यू में कितने फिर मिले थे आपको? पिछले अटेम्प्ट में कितने मिले थे इंटरव्यू सर में? 126 मिले थे। अरे वाह, बहुत एक्सलेंट मार्क्स थे इंटरव्यू में, तो यानी रिटर्न में ही कहीं कमी रह गई थी? हाँ कहाँ सर पर, वो कहाँ पर रह गई रिटर्न में, मेंस में या सर प्रीलिम्स में? दोनों में ही सर कम मार्क्स थे। मैं अच्छा, तो दोनों। कहूंगा कि 340 के आसपास मेंस में थे, और प्रीलिम्स में 260 के आसपास थे, ऐसा ही कुछ था, एग्जैक्ट अभी याद नहीं मुझे। तो सर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि इतना लंबा प्रोसेस है, तो अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने सर ये चीज फेस करी है। मतलब जब पिछले साल वो नहीं हुआ था, मतलब मेरा सिलेक्शन, तो उसके बाद काफी ज्यादा मतलब वो डिप्रेशन जैसा लग रहा था माहौल। एक तो कोविड भी हो गया था उस टाइम पे, तो बहुत ज्यादा मतलब आगे पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था अपना बेस्ट दे चुके हैं, अब और क्या करेंगे। अब बिल्कुल, मुझे लेकिन मुझे एक दो मुलाकातें याद आती हैं उस चेहरे के साथ, वही ये मैंने सर, कहा कि आज ये हैप्पी फेस और उससे पहले वो क्वेश्चन मार्क का फेस, दोनों देख करके काफी डिफरेंस फील हो रहा है, और काफी अच्छा भी फील हो सर रहा है। वही मतलब ये चीज बहुत लोग मिस कर देते हैं कि अपने आप को टाइम देना चाहिए, मतलब अपने आप के साथ इतना ज्यादा हार्श भी नहीं होना चाहिए कि बस हमें बिल्कुल। 12 से 14 घंटे पढ़ना है और मेरी जिंदगी में कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना बट प्रांकुल, आपने, मुझे ऐसा बात करके लग रहा है कि भले ही वो कितना भी टफ टाइम रहा हो, आपने इस जर्नी को एंजॉय किया और कंसिस्टेंसी मेंटेन की। एनी चाहिए। हाउ, सर एंजॉय करने का आपने लिंक सबसे बड़ा आपने रीजन, लिंक ब्रेक नहीं किया, प्रिपरेशन की हाँ सर, लिंक को ब्रेक नहीं वो किया। नहीं हमें करना ये चाहिए बच्चों को सर, बताना क्योंकि पड़ेगा। अगर सर वो लिंक ब्रेक हो गया तो मतलब हाँ, बहुत जगह नुकसान होता है। एक तो इंटरव्यू में नुकसान होता है, वो पूछते हैं कि आप बीच में क्या कर रहे थे, और बिल्कुल खुद को भी नुकसान होता है, जो सीखा है वो सब भूल जाता है, प्लस भूल बिल्कुल मोटिवेशन जाता भी है। कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, और सर प्रोसेस को एंजॉय करने का तरीका मतलब मेन यही है कि लिंक नहीं टूटा, तो आप सब टीचर्स लोगों से मतलब इतना ज्यादा कनेक्शन रहता था कि इस वजह से प्रोसेस एंजॉय वो रहता था। अगर अकेले कोई कमरे में बैठ के, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ता कि रहे कोई तो खुद नहीं से हो नहीं कर पाएगा। सकता है, लेकिन इसलिए थोड़ा इसलिए ये डिफिकल्ट हो जाता है सर। इंटरेक्शन इसलिए ये इंटरेक्शन वाला एटमॉस्फेयर एक स्टूडेंट को अच्छी रैंक लाने के लिए जरूरी है, हम कह हाँ सकते सर, हैं। इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मेंटल हेल्थ तभी बनी रहेगी जब हम इंटरेक्टिव रहेंगे और सभी से मिलकर अपनी अपनी खामियों को दूर करते रहेंगे। वेरी गुड प्रांकुर। और यस सब्जेक्ट को कैसे आपने डिवाइड किया, बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड किया, कि कॉमन सर, सब्जेक्ट को मेरा अलग, जो कोर सब्जेक्ट को अलग, ऐसा कुछ किया? सर मेरा जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था पिछले साल वाला, जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसमें लगा मुझे कि मेंस का मार्क्स थोड़ा कम है। और मेंस का मार्क्स कम होने का रीजन वही है, सर ने पहले ही बता दिया था मेंस क्लास में कि जब तक पेपर 1 के सब्जेक्ट आप अच्छे से नहीं करोगे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं लेकिन आप नहीं करोगे तो आप रैंक नहीं ला पाओगे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो उस टाइम मैंने नहीं मानी थी मतलब बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे नहीं समझ आती थी, बाकी लेकिन फिर प्रांकुर, मैं मैंने एक इस चीज बात को कहना इम्प्रूव किया। चाहूंगा। प्रांकुर, जैसे आपने अभी इतनी बातों में एनालॉग सब्जेक्ट को वेटेज दिया, जबकि ये होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट एनालॉग और कम्युनिकेशन को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हुए चलता है। तो मुझे ऐसा लग सर रहा है कि मैं वही आपकी रैंक करता के था, पीछे रहा है ये रीजन। लेकिन जब मुझे ये समझ में आ गया कि इसके हाँ, बिना काम नहीं चलेगा, तो फिर बिल्कुल मैंने बिल्कुल। सर को पकड़ा है और सर को अलग से मैसेज भी किया है कि आप पढ़ा दीजिए प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक्चुअली क्या है कि बच्चों को ये चीज समझनी पड़ेगी, जिनको भी इस एग्जाम में सिलेक्ट होना है, कि हमें इमोशनल होकर के पढ़ाई नहीं करना है। वी आर प्रोफेशनल्स, हम लोग बीटेक कर रहे हैं, प्रोफेशनल ग्रेजुएट हैं। हमें पिछले 5 साल का पेपर उठाना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, और इस तरह से एनालिसिस करना चाहिए कि टाइम और मार्क्स का रेशियो देखना चाहिए। जो मैं क्लास में आप लोगों को बताता था कि एक कोई सब्जेक्ट है जिसको 150 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन उसका वेटेज है मेंस में 80 मार्क्स या 100 मार्क्स। एक कोई सब्जेक्ट है जिसको 50 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन उसका भी वेटेज है 80-90 मार्क्स। तो इंपॉर्टेंट मटेरियल वो साइंस है। हुई, कोई भी सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट वो सब्जेक्ट हुई जो कम समय में ज्यादा वेटेज दे करके जा रही है, ताकि आप प्रिपरेशन को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकें।
तो प्रांकुर ने इस चीज को समझा, ये समझ में आ रहा है प्रांकुर ने एनालॉग को मैंने नेगलेक्ट नहीं किया। समझा तो है, लेकिन मैंने सब चीज गलतियां करके समझी है। इस Very वजह good, से very मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग ऐसी, मतलब कोई भी जो देख रहा है वो ऐसी गलती करे। नहीं और नहीं फैकल्टीज की बात बाय हार्ट माननी चाहिए, क्योंकि सब कुछ उन्हें पता होता है, वो रोज स्टूडेंट से बात करते हैं और उनको हर चीज पता होती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ही सब कुछ पता है और हम अलग तरीके से कर लेंगे। नहीं, लेकिन ना ये ह्यूमन माइंड है और ये जो उम्र होती है, इस उम्र का भी एक खेल ये होता है कि जब तक खुद सच्चाई नहीं कोई फेस करता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो सबको सुनना चाहिए और अपने एक्सपेरिमेंट करते रहो, इसमें कोई बुराई नहीं। तुम जो ये 2 बार फेल हुए हो, 3 बार फेल हुए हो, ये तुम्हें और मजबूत इंसान बना करके लेकर के आई है और शायद इस वजह से आज ज्यादा इस सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो। और हाँ आने सर, ये वाले तो है। टाइम में भी अब कई सारी अपनी कमियां पता चलेंगी कि ये नहीं करना चाहिए। जो तुम लोगों को बता रहे हो वो आगे के जीवन के किसी अन्य प्रोजेक्ट में भी ध्यान रखोगे। बाकी असफलता सिर्फ ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न भी पूरे मन से नहीं हुआ है। तो जैसे ही पूरे मन से हो जाएगा तो आदमी प्रांकुर बन जाएगा, ऑल इंडिया रैंक 20 आ जाएगी, उसपे कोई दो राय नहीं है। अरे सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और सर मतलब मैं तो ये कहूंगा कि पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा कुछ ना कुछ अलग जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आप जब दिनकर जी का बताते थे तो मैं दिनकर जी की 1-2 किताब ले आया था और मैं वही थोड़ा बीच बीच में पढ़ लेता था। अच्छा। काफी अच्छा रहता है उसका मोटिवेशन। रश्मि रथी वगैरह बीच बीच में मैं पढ़ता रहता था। मतलब तो इस प्रिपरेशन तरह के से साथ बैलेंस करके करते हुए चलें जिससे कि मेंटल स्ट्रेस ना हो। हाँ सर, ये बहुत जरूरी। मतलब एग्जाम जब आ जाता है तब तो ये सब नहीं हो पाता है, लेकिन जब एग्जाम थोड़ा दूर होता है तब तो प्रैक्टिकली किया जा सकता है। हाँ, 1 साल की जर्नी है और कई बार क्या होता है कि लगातार पढ़ते रहने से माइंड फेडअप सा हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। तो उसमें कोई एक हॉबी जी रखना सर। चाहिए और इसीलिए शायद इंटरव्यू में उन्होंने हॉबी का कॉलम भी रखा हुआ है कि आप अपनी हॉबी बताएं। उससे पता चलेगा कि प्रेशर सिचुएशंस को आप कैसे डील करते हैं और किस तरह से आप खुद को रिजुविनेट कर रहे हैं, री इन्वेंट कर रहे हैं। तो ये आपका सजेशन काफी अच्छा है। प्रांगुर, आज के इस टॉपर स्टॉक को हम लोगों ने एक अलग ही तरह से किया है। जनरली ज्यादातर लोगों की टॉपर स्टॉक में कैसे पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, ये हो गया, लेकिन आपने इसको अलग डायरेक्शन दे दी और उस फ्लो में हम लोग भी चले गए हैं। तो थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और भी कोर टेक्निकल पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि स्टडी सोर्स क्या होना चाहिए? क्या टेक्स्ट बुक की भी जरूरत है या एक सब्जेक्ट की मल्टीपल बुक्स की या मल्टीपल रिसोर्सेज की जरूरत है या लिमिटेड रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम करने की जरूरत है? क्योंकि ये जो आप लोगों के इनपुट होंगे वो जो आने वाले स्टूडेंट हैं, फ्यूचर जनरेशन स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत मदद करेंगे सोर्स डिसाइड करने में कि लिमिटेड टाइम में कैसे कितने सोर्स से पढ़ा जा सकता है। सर इसमें भी मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, तो उससे मैंने यही सीखा है कि मल्टीपल सोर्स की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और बुक्स की भी जरूरत नहीं है। मतलब आप अगर जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तब तो आपको बुक रेफर करनी ही पड़ेगी, उसके ऑब्वियसली, अलावा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम मेडिजी की बात करें तो मेडिजी में मैंने आज, मतलब ऑन रिकॉर्ड मैं एकदम सही बता रहा हूँ कि मैंने आज तक कोई भी बुक नहीं पढ़ी, किसी सब्जेक्ट की कोई बुक नहीं पढ़ी आज तक। तो सर उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती है, क्योंकि आप बुक भी पढ़े, आप नोट्स भी पढ़े, तो फिर रिवीजन कब होगा? सर रिवीजन बहुत ही जरूरी है। अगर किसी पढ़ी हुई चीज को रिवीजन नहीं कर रिवाइज नहीं करेंगे तो उसका पढ़ना ही बेकार, एग्जाम में कुछ याद नहीं रहता। तो सर मैं तो ये कहूंगा कि मतलब नोट्स को ऐसा इतनी बार रिवाइज करना चाहिए जितना भी टाइम मिले आपको, कि नोट्स ऐसे याद होना चाहिए, क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पेज पे सर ने लिखवाया था ये चीज। और इसकी वजह से मतलब सर ये मल्टीपल बहुत रिवीजन इंपॉर्टेंट चीज होते है। रहना चाहिए और क्लासरूम को फॉलो हाँ। करें, कंटेंट को फॉलो करें, ज्यादा सोर्स की तरफ ना भागे। हम ये सजेशन दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। हाँ सर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब से मतलब हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी हैं तब से कुछ लोग क्या करते हैं कि नोट्स मंगा लेते हैं और फिर पढ़ते रहते हैं। तो वो मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा। अगर खुद के नोट्स होते हैं ना सर, तो वो बहुत मतलब 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब आप खुद कोई चीज लिख रहे हैं इसके पीछे बहुत सारे मतलब साइंटिफिक रीजन भी हैं, वो आपके माइंड में इम्प्रिंट हो रही होती है। कोई एक जो थॉट है उसको आप एक प्रैक्टिकल फॉर्म में अपने सामने रख रहे होते हैं, उसको एक फिजिकल फॉर्म दे रहे होते हैं। तो ये सब भी जरूरी है, सोचना उस एंगल से भी जरूरी है। कई बार सर ऐसा होता था कि क्लास में लिखते लिखते ही, मतलब अगर खुद से लिख रहे हैं तो लिखते लिखते ही डाउट आ जाता था। वो डाउट बिल्कुल। पढ़ते पढ़ते नहीं आता है। लेकिन अगर नोट्स बना रहे होते तो वहीं पे मैं पेंसिल से लिख लेता था, आप लोगों से क्लियर कर लेता था। तो अगर खुद प्रिंटेड नोट्स होते हैं तो सर उतना मतलब क्रिटिकल थिंकिंग दिमाग करता नहीं है कि इतना डाउट आ जाए। वो डाउट कभी बाद में डायरेक्ट एग्जाम में आए, इससे अच्छा क्लास में ही आ जाए तो बेटर है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रांकुर, बहुत कुछ बातें हो गई और सेशन बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। चलते चलते 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन,
आगे क्या इरादा है? इंजीनियरिंग सर्विसेज से संतुष्ट हो चुके हो या अभी आगे और एक्सपेरिमेंट्स करने का मन है? क्योंकि आपने खूब एक्सपेरिमेंट किया है, 3 साल बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो अब आगे भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने का इरादा है या बस यहीं संतुष्ट हो चुके हो? तो पहला क्वेश्चन तो यही है। सर आप ही के कदम पे चलना है, आप सिविल सर्विसेज जरूर ट्राई करें। अच्छा, चलिए, तो प्रांकुर का अभी आगे का टारगेट है कि ये सिविल सर्विसेज की तरफ भी एफर्ट करेंगे। तो मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं और फिर तो अभी मतलब अभी मेरी जरूरत कुछ दिन और रहेगी। मिलते रहेंगे, सर बातचीत आपकी जरूरत हमेशा रहेगी। ठीक। एंड नेक्स्ट जो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से कोई चीज जो स्टूडेंट को अपनी इस पूरे अनुभव से 3 साल के 4 साल के जो आपका 18 से लेकर के 22 तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, इस 4 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से स्टूडेंट को कुछ 1-2 लाइन में जो संदेश देना चाहें, तो उसी संदेश के साथ हम लोग इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। सर अब अगर कंसाइजली बोलना है तो बस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि कभी भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, कभी भी स्टेज वाइज तैयारी नहीं करनी चाहिए कि मैं मेरा प्रीलिम्स ही एग्जाम है और उसी के लिए मैं पढ़े जा रहा हूँ, 1 साल टाइम है तो भी मैं प्रीलिम्स ही पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दिमाग में रखना चाहिए कि प्रीलिम्स के बाद मेंस भी है, उसके लिए भी कुछ कम टाइम मिलेगा। थोड़ी सी होलिस्टिक प्रिपरेशन अगर करेंगे हम, कि हम सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ें कि मेंस के लिए उसको दोबारा से थ्योरी ना पढ़नी पड़े, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के काम चला लें। तो सर मेंस की प्रिपरेशन आसान हो जाती है और मेंस बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जो लोगों को पता चलता है प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद, जब टाइम नहीं बचता है। तो ये चीज मैंने बहुत ज्यादा फेस करी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरव्यू के लिए तो सर टाइम मिल ही जाता है, आप लोग सब हाँ, दिखाई देते हैं 1 महीने में, काफी मिल जाता है। सभी लेकिन टॉपर का सर यही मेंस कहना आ में रहा बहुत है, दिक्कत होती है। सभी टॉपर का यही कहना आ रहा है कि हमें होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है। ये हमारे सजेशन बी सिंह सर का भी रहता है हमेशा कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को हम साथ में लेकर चलें प्रिपरेशन के दौर। फिर जब एग्जाम पास में आ जाए तो हम डिवाइड कर दें अपने प्रिपरेशन के मॉड्यूल को, अपने स्ट्रेटेजी को। तो प्रांकुर का भी यही कहना है, सभी को अगर इतनी अच्छी रैंक लाना है तो इन सभी सजेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सर एक और चीज बोलनी थी कि जब भी कोई ये कहता है कि हम 12 घंटे 11 घंटे नहीं पढ़ पाते एग्जाम से पहले, तो उसका तरीका मैंने एक ये निकाला है कि अगर हम डे वाइज टारगेट बना लें कि हमें आज के दिन इतना करना है, तो फिर नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको अपना टारगेट पूरा करना रहता है। अगर हम वीक वाइज टारगेट बनाएंगे तो लगेगा कि नहीं आज नहीं तो कल कर लेंगे, और हम लेकिन उसे एंजॉय भी कर वाइज, पाते हैं, पर डे शेड्यूल्स को हम एंजॉय भी कर पाते हैं। हाँ सर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा है मेरे लिए, और दोनों ही बार ही मेंस में बहुत काम किया है, मतलब कम टाइम में वो करने के लिए बहुत सही रहता है। नहीं था सर। तो प्रांकुर, अब यहीं पर इस सेशन को हम लोग कंक्लूड करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन में हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए और अपने जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें लोगों से शेयर करने के लिए। आज मुझे ये लगा कि आप हार्ट टू हार्ट बहुत सारी बातें कर रहे थे जो शायद कि आने वाले स्टूडेंट्स को बहुत काम आएंगी, क्योंकि जो 3 साल प्रिपरेशन के बाद अगर या 4 साल की प्रिपरेशन के बाद जिसे सक्सेस मिलती है, तो उससे एक बड़ी चीज ये समझने लायक होती है कि किस तरह से प्रेशर को मैनेज किया जाए, किस तरह से फेलियर्स को मैनेज किया जाए। It is one of the biggest quality of life to absorb failures, to analyze failures, to find out reasons of the failures, ताकि आप उन पर काम कर सकें। जब तक आप बीमारी का पता नहीं लगाएंगे तब तक दवा सही नहीं हो सकती है। तो बीमारी का पता लगाइए, प्रांकुर से सीखिए। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये ऐसे स्टूडेंट थे कि जो आधा कोर्स करके छोड़ दिया, पहली साल पूरा कोर्स भी नहीं किया, 1-2 सब्जेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अगर आप भी इनकी तरह की गलतियां करोगे तो 4 साल लगेगा, लेकिन गलतियां करके सुधार लोगे तो 4 साल बाद रिजल्ट आ जाएगा। नहीं सुधार पाओगे तो फिर 4 साल बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा। सो थैंक यू प्रांकुर ज्वाइन करने के लिए, और अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी आगे की जर्नी के लिए। उम्मीद है कि कभी जब आप सिविल सर्विसेज क्रैक करेंगे तो दोबारा ऐसे ही हम लोग टॉपर स्टॉप करेंगे और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट।